Okay, we will continue the last lecture in which we discussed the Minerva Mill case. Okay, so मिनर्वा मिल केस में हमने ये डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सिर्फ आर्टिकल 39 बी और सी के केस में हम प्राइमेसी देंगे ओवर द फंडामेंटल राइट्स, और सारे डीपीएसपीस को नहीं हम प्राइमेसी देंगे। तो इट वाज लेड डाउन इन दी मिनर्वा मिल केस। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमें चंपाकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस को थोड़ा सा जानना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जेनेसिस थी 9th शेड्यूल की स्टार्टिंग और ये सारी चीज़ें कैसे आई। तो देखिए हुआ क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चंपाकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में ये देखिए, यहाँ से एक और बात मैं पहले ऐड कर दूँ, यहाँ से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब उससे क्या क्या चीज़ें ऐड हुई वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चंपाकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 हेल्ड किया that the directive principle of state policies cannot override the provision of the part 3rd of the constitution। देखिए इस केस में सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया था कि जो डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। जबकि हमने मिनर्वा मिल केस में क्या देखा, डीपीएसपी सिर्फ दो केस में, यानी आर्टिकल 39 बी और सी के केस में ही प्राइमेसी होगी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, और अदर डीपीएसपी को कोई भी हम प्राइमेसी नहीं देंगे। ठीक है। और वैसे भी आर्टिकल 39 और 39 बी और सी के केस में ये भी आपको जानना होगा कि अगर वेलफेयर पॉलिसी में अगर ये भी पार्ट 3rd को कर्टेल करेंगे तो इवन दैट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो किया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन दी केशवानंदन भारती केस। ठीक है, ये तो याद हो गया हमें। अब आगे चलते हैं। एज पर द जजमेंट ने क्या बोला कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव टू रन सब्सिडरी टू दी फंडामेंटल राइट एंड हैव टू कन्फर्म विद देम। मतलब जब भी कभी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कोई इशू होता है, ये चंपाकम दुरई राजन में बोला गया था, जो जहाँ पर हमने 1951 पहले केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि इनको कन्फर्मिटी रहनी है, हार्मोनी होना चाहिए इनमें। ठीक है, और आगे चलते हैं। द पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड। अब और हमारे पार्लियामेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट, ये आफ्टर मैथ ऑफ दिस जजमेंट है, इसके बाद हुआ क्या, पार्लियामेंट इन रिस्पॉन्स बाय अमेंडिंग एंड मॉडिफाइंग वेरियस फंडामेंटल राइट। बहुत सारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया गया विच वर कमिंग इन कन्फ्लिक्ट विद द डीपीएसपी। तो जब उन्हें अमेंड किया तो वो डीपीएसपी के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होने लगा। नाउ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर इन द गोलकनाथ केस 1967 प्रोनाउंस किया दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट to give effect to the DPSP. The Parliament responded again and bring 25th Amendment Act of the Constitution, inserted 31C Part 3rd. आर्टिकल 31C कंटेंट द टू प्रोविजन विच विल डिस्कस। ओके, तो अब तक क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने चंपाकम दुरई राजन केस के तुरंत बाद क्या किया था, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए और उसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो गया डीपीएसपी के साथ। अब ये सारा जब चल रहा था काफ़ी लंबे समय तक, तो हमने स्टार्टिंग की जो हम प्लेलिस्ट में आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने बात करी थी कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन इवन अमेंड दी फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद गोलकनाथ में बोला गया कि नहीं, आप पार्ट 3rd को वायलेट नहीं कर सकते हैं, और आप जो भी लॉ बना रहे हैं आर्टिकल 368 से, वो लॉ है किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 13 के 2 के अंदर आएगा। तो स्टेट कैन नॉट टेक अवे द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गोलकनाथ की डिक्टम थी। तो गोलकनाथ की डिक्टम के बाद उन्होंने 25th अमेंडमेंट किया था। ठीक है, जिससे हमने क्या किया था, पार्ट 20 बोला था कि जो भी मान लीजिए डीपीएसपी में 39 और बी और सी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या वेलफेयर पॉलिसी बना रहे हैं, और अगर वो आर्टिकल 19, 14 या किसी भी पार्ट 3rd के आर्टिकल को वायलेट करता है तो उसको हम वी कैन नॉट चैलेंज देम इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये 31C में इन्होंने 25th अमेंडमेंट में कर दिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए, इफ़ द लॉ इज़ मेड टू गिव इफेक्ट द डीपीएसपी इन आर्टिकल 39B एंड 39C। तो ये 25 जो 25th अमेंडमेंट है हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या था, 31C के साथ क्या क्या था। तो वहाँ बोला गया कि अगर इफ़ ए लॉ इज़ मेड, बनाया जाता है, टू गिव इफेक्ट द डीपीएसपी इन दी आर्टिकल 39B एंड C, सो इन दिस प्रोसेस इवन इफ इट वॉयलेट, अगर 14 और 19 को ये वॉयलेट भी कर लेता है, देन द लॉ शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ठीक है, मियरली ऑन दीज ग्राउंड्स। तो ये 31C की कहानी चल रही है कि 31C में क्या क्या था। ठीक है, और देखते हैं क्या चीज़ थी 31C में।
any such law which contains the declaration that it is to give effect the TPSP in Article 39B and C shall not be questioned in courts of law. ये भी बोला गया कि जो DPSP है 39B और C, ये आपका मैं पार्ट 4 की बात कर रहा हूँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं. फाइनली अब क्या हुआ इसके बाद, लेटर द पार्लियामेंट ब्रॉड, देखिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया था 1976 से, विच एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द एबव प्रोविजन. देखिए 31C और 31C है, इसको उन्होंने फर्दर एक्सपैंड किया और इन्होंने किया बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रीव्यू, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट द DPSP स्पेसिफाइड इन पार्ट 4. अगर पार्ट 4 को पार्ट 4 में यानी DPSP में जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी जाएंगी उसमें, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से पढ़ लेते हैं. लेटर द पार्लियामेंट ब्रॉड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द अबव फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द 31C बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रीव्यू दैट एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द DPSP स्पेसिफाइड इन दी पार्ट 4. तो इन्होंने, अब पहले क्या था, 39B and C की बात थी, उसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा और एक्सपैंड किया हरिजन को इसको, और 42वें अमेंडमेंट में इन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई भी आर्टिकल जो दिए गए हैं पार्ट 4 यानी DPSP में, उन पे सब पे जो है आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. यानी क्या हो रहा है, ये प्राइमेसी दी जा रही है किसको, DPSP को, ठीक है. हाउएवर दिस एक्सटेंशन वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड इन द मिनर्वा मिल केस 1980. तो जो भाई प्रीवियस वीडियो में हमने मिनर्वा मिल केस देखा था, ये उसी का मैं हिस्टोरिकल फैक्ट आपको थोड़ा सा लिंक करके बता रहा हूँ कि क्या चीज़ थी. तो यानी फाइनली क्या हुआ, मिनर्वा मिल में ये चीज़ स्टक डाउन किया गया और ये बात बोली गई कि भाई देखिए जो है DPSP में सिर्फ 39B और C के केस में हम प्राइमेसी देंगे ओवर फंडामेंटल राइट्स, और अदर DPSP में कोई भी प्राइमेसी नहीं दी जाएंगी. इवन द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C कैन be given precedence over the article 14 and 19 and not all the directive principles. So I think this part is clear to you, which I have right from, हमने कहाँ से शुरू किया था, we started from the actually we talked about the Golaknath case, okay, and when we came to the Minerva Mill case, we should also know the complete chain of events. तो मैं इसीलिए आपको चंपाकम दुराई राजन में लेके गया. चंपाकई दुराई राजन से मैं आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था और फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें क्रिएट की गई. देखिए 9th शेड्यूल की भी अगर बात करी जाए तो वहीं से ये लोग चीज़ों को ऐड किया गया था सबसे पहले, और ये क्यों था, एग्रीनर रिफॉर्म्स वगैरह की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी. लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन को इन्हीं सबको करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया था. तो फाइनली ये जो 9th शेड्यूल का केस है, हम इसको अब आयर कोलियो केस जब डिस्कस करेंगे 2007 का, तो थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. तो यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया. अब देखिए SR भूमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वी विल डिस्कस इन दी अनदर लेक्चर. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी.